पढ़ेंगे पहला भाषा, व्याकरण और लिपि। आपके व्याकरण के जो मैं चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जो भी बच्चा इसे चैप्टर को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगले चैप्टर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, भाषा, व्याकरण और लिपि तीनों ही अलग अलग हैं। सबसे पहले हम इसमें इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा वो है जिससे हम आज आप तक कोई चीज पहुंचा रहे हैं। जैसे मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ तो क्या है ये? एक भाषा है, एक माध्यम है। भाषा माध्यम है। भाषा हम अपने जो भावों, विचारों, अपनी कोई बात या अपना कोई भी विचार हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा भाष धातु से बना है। भाष धातु, भाष धातु का मतलब है व्यक्त वाणी यानी बोलना। भाष का मतलब ही बोलना होता है, अर्थात हम बोलकर या लिखकर या हम पढ़कर या आपके किसी भाव को देखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। भाषा ही वो एक साधन है, भाषा ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को देखकर या पढ़कर या सुनकर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप कहते हो कि अरे, या आपका बहुत परिचित व्यक्ति है और आप कहते हो आज तो ये उदास लग रहा है या आज अनमना सा है, आज बहुत खुश है। तो वो हम क्यों देख पाते हैं, हम क्यों महसूस कर पाते हैं? वो भी इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि हम उसके विचारों को पढ़ लेते हैं, हम उसके विचारों को जान लेते हैं। इसीलिए हम उसके भावों को जान लेते हैं और हम फिर उसे व्यक्त करते हैं अपनी वाणी में, अपनी भाषा में। यही भाषा कहलाता है। अब भाषा के रूप हैं। भाषा के कौन कौन से रूप हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा के कितने रूप हैं। मैंने आपको बताया या तो बोलकर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हो गया मौखिक, है ना। और या फिर हम क्या करते हैं? हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हो गया लिखित। और एक होता है यदि हम संकेतों के द्वारा किसी तक पहुंचाते हैं। हो सकता है हम इशारा कर रहे हो कोई बात का, हम उससे बात नहीं करना चाह रहे और हम इशारों में कोई चीज बताना चाहते हैं या बताते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आजकल तो सांकेतिक भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे कोड भाषा भी कहते हैं, कोड वर्ड्स। आपने देखा होगा बैंक के पासवर्ड्स हैं, कोड वर्ड्स हैं, और मिलिट्री में आप कोड वर्ड्स यूज करते हैं। और उसमें क्या होता है, जितने भी आपने देखा होगा जो हम गूढ़ अर्थ निकालने वाली, यानी हम जिसको कोई भी बात हम किसी को कह नहीं पाते, और सबसे चीज वो है यातायात के साधन और पायलट वगैरह। जैसे हमने ऊपर मान लीजिए हमारा वायुयान है या कहीं भी हम मतलब फोर्स में, कहीं भी किसी भी फोर्स में हम कहा मतलब कोई बात अपनी दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम उसे किससे पहुंचाते? सांकेतिक भाषा द्वारा। हम उसे डायरेक्ट नहीं बताते, क्यों कि दुश्मन उसे पहचान लेगा कि हम उसे क्या बताना चाहते हैं। तो हम वहाँ कोड वर्ड्स यूज करते हैं, वह हमारी सांकेतिक भाषा काम आती है। सबसे ज्यादा जो आज काम आती है हमारी भाषा है सांकेतिक भाषा। अब है सबसे पहले मौखिक। सबसे पहले ही क्यों ली है हमने मौखिक भाषा? मौखिक भाषा को हम इसलिए सबसे पहले लेते हैं क्योंकि जब हम देखते हैं छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, कोई भी चीज इतनी सारी नहीं लिख पा रहा, लेकिन बहुत सारी बोल पाता है। अपनी माँ से वो अपनी हजारों चीज कहता है कि मुझे दूध पीना है या मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो सारी चीजें लिख नहीं पाता, लेकिन मुख से बोल सकता है। मुंह से बोलकर आपको अपने विचारों को पहुंचा रहा है। इसका मतलब एक मौखिक माध्यम ऐसा माध्यम है जिसको हम कोई बिना प्रयास के हम करते हैं, यानी कुछ भी लिखने में या उसमें तो हमें प्रयास करना पड़ता है। यहाँ बिना प्रयास के ही वो बच्चा सिर्फ अनुकरण से सीखता है, इमिटेट करता है कि ये सब क्या बोल रहे हैं। वो सुनता है और समझता है, और जिस भाषा को वो अनुग्रहण करता है उसे ही वो बोलता है। जैसे वो पंजाबी सीख रहा है तो पंजाबी में बोलेगा,
हिंदी सीख रहा है तो हिंदी में बोलेगा, मतलब मुख से बोल रहा है। और अनेक भाषाओं में जिन संपर्क में वो रहता है, जिन भाषाओं के संपर्क में वो रहता है, उसी भाषा को वो मौखिक रूप से बोल पाता है। आपने देखा होगा बहुत वृद्ध हैं और पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, अनुभवी हैं। वो अपनी बातों को दुनिया के सामने शेयर करते हैं और उनके अनुभव से आज दुनिया इतनी चल रही है कि हमें लगता है कि आज हम उनकी बातों से ही बहुत सारी प्रेरणाएं लेते हैं। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मुख से बोल रहे हैं, मौखिक रूप से हमें अपना पूरा ज्ञान दे रहे हैं। वह एक माध्यम है जो हम तक वो पहुंचा रहे हैं, वो है मौखिक। पढ़े लिखे नहीं है, लिख नहीं सकते, लेकिन मुख से हमें प्रेरित कर रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा उनका साधन है। इसलिए मौखिक भाषा को सबसे पहले लिया गया है कि बिना प्रयास के और अनुकरण से सीखी जाती है और भाषा का सरल माध्यम भी है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिखित भाषा उसकी लिपि और उसके चिन्हों से लिखी जाती है, प्रयास द्वारा सीखी जाती है। बिना प्रयास के तो लिखित भाषा आ ही नहीं सकती। और इसको लिखने के लिए अनेक रूप है, जैसे आपको बताया रोमन, देवनागरी है, और इसमें गुरुमुखी है। और उर्दू में लिखना है तो हमें जैसे अरबी फारसी का प्रयोग करते हैं, तो हमें वहां पे हमने देखा हम उसमें उसकी लिपि काम में लेते हैं। तो लिखित भाषा प्रयास के द्वारा सीखी जाती है और इसमें हम हर चीज को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जहां हम अपने कोई भी भाव या विचार हम लिखकर उसके सामने व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इनकी परिभाषाएं इतनी सरल है कि आप इनके जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसी से आप इनकी परिभाषा बना सकते हैं। कहते हैं ना कि एक बात को समझना है आपको केवल कि यहाँ मौखिक में मुख से बोला, यानी अपने भावों और विचारों को मुंह से बोलकर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने पहुंचाते हैं या व्यक्त करते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसी प्रकार हम अपने भावों और विचारों को संकेतों या इशारों के द्वारा पहुंचाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आपने घर में देखा होगा जब आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो मम्मी आंख निकालती हैं और उंगली दिखाती है या कहती है ऐसे इस तरह से, तो आप समझ जाते हैं कि मम्मी हमें बाहर जाने का इशारा कर रहे हैं या शोर नहीं मचाने का, या हम शैतानी कर रहे हैं उसको बंद करने का, इस तरह से हमें इशारा कर रहे हैं और हम समझ भी जाते हैं। तो ये भी एक भाषा का माध्यम है और बहुत कहते हैं कि ऐसा माध्यम है जो बिल्कुल ना तो हम लिख रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी हमारी बात पूर्णतः उसके पास जा रही है। इसे कूट भाषा भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि भाषा के 3 रूप हैं। तीनों रूपों को आपने अच्छे से समझा और मैंने उदाहरण से आपको समझाया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। भाषा के रूप के बाद में हमने देखा कि भाषा के कुछ विविध रूप भी हैं। जैसे पहली चीज है मूल भाषा, विभाषा, बोली और उपबोली। मूल भाषा क्या है? मूल भाषा विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं के मूल में एक ही भाषा रही होगी और उसमें भी चाहे हम कोई भी भाषा बोलें, किंतु भाषा के पारिवारिक जो उसका एक भाषा का क्राइटेरिया है, जो मान्यता मिली हुई है, वो भारोपीय परिवार को मिली हुई है। तो भारोपीय परिवार से हमारी जो मूल भाषा है वही बोली जाती है। विभाषा में जो प्रांतीय और उप प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत भाषाएं होती हैं वे विभाषा कहलाती हैं। जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, इस तरह की जो बोली भाषा है वो विभाषा कहलाती हैं। और बोली क्या है? क्षेत्रीय रूप है। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है। जैसे आपने देखा ब्रज, अब ब्रज भाषा बन गई है, पहले ब्रज बोली थी जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती या कोई भी राजकार्य नहीं होता। ऐसी बोली होती है। बोली क्या होता है? कुछ 4 या 5 कोस पर ही बोली बदल जाती है। क्यों? ये आपने देखा होगा, हम यहाँ रहते हैं भरतपुर में, यहाँ अलग बोली है। जैसे यहाँ से हम महुआ चलते हैं, महुआ में जाके आपको बोली का प्रभाव अलग दिखाई देगा, उसका पुट अलग दिखाई देगा, उसका बोलने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। वो बोली है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। इसी तरीके से हम जयपुर पहुंच जाए और उससे आगे हम मान सीकर पहुंच जाए तो वहां ढूंढानी का प्रयोग, इस तरह से बोली होती है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी बोली होती है, हर क्षेत्र में ये बदल जाती है। अब उपबोली,
प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा में, हर व्यक्ति की भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बोलने का लहजा अलग होता है। तो आपने देखा होगा वो क्या है, उपबोली है। आपने देखा होगा वो जहाँ रह रहा है लेकिन आप उसे पहचान जाते हैं कि यह वहां से बिलोंग कर रहा है। क्यों? कि वो बोलता वो कोई भी बोली है लेकिन उसकी भाषा के तर्ज से ही उसे हम पहचान लेते हैं। और इसमें बोली और विभाषा की सृष्टि होती है, यानी दोनों की उससे विभाषा और बोली की उससे उपबोली बनती है। जैसे विभाषा में मैंने बताया आपको गुजराती, मराठी, इस तरह से, ऐसे ही बोली में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बोली है। ये तो एक गुजरात क्षेत्र मतलब पूरे एक एरिया से है, लेकिन बोली भी अलग अलग जगह से। यहाँ जैसे अपन राजस्थान में ही इतने तरह की ब्रज भी बोली जा रही है, ढूंढानी भी बोली जा रही है, मारवाड़ी भी बोली जा रही है। राजस्थान में अलग अलग बोलियां बोली जा रही है। बोली में बस इतना ही फर्क है कि इसमें कोई भी साहित्य की रचना नहीं होती, और साहित्य की रचना किसमें होती है, भाषा में। ठीक है, यहां तक हमने देखा। अब है भाषा की इकाइयां। भाषा की कुछ इकाइयां भी हैं जिससे हम भाषा को पढ़ते हैं। भाषा की कुछ इकाइयां हैं जिसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको कि आपने बहुत छोटी छोटी कक्षा में ही पढ़ लिया होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षर। अक्षर भी कहते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसे अक्षर कहते हैं। और देखिए सबसे पहले है, सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से चलती जाती है। तो ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण, वर्ण के बाद जब वर्ण से वर्ण मिलता है, यानी छोटे छोटे वर्णों से वर्ण हम जोड़ते हैं, क, म, कम, इस तरह से हमने देखा। जब वर्ण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्णों से जो मेल होगा तो शब्द बनेगा। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से सार्थक ध्वनि जो बनती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो शब्द जब तक स्वतंत्र है, जब तक वो हमने कहीं प्रयोग में नहीं लिया, जब हम शब्द को कहीं भी प्रयोग में ले लेते हैं, किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं, तो वो पद बन जाता है। यही शब्द पद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राम, कमल और ये मान लीजिए खिलना, ये सब क्या है, शब्द हैं। लेकिन कमल खिलता है, राम चलता है, तो राम चलता है। अब यहाँ पे ये पद बन गए, क्योंकि एक वाक्य में प्रयुक्त हो गए हैं और एक वाक्य से बन गए हैं। पद स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन शब्द स्वतंत्र होता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। और धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि जब पद वाक्य में प्रयुक्त हो गया है और इनकी रचना जब होती है तो एक दूसरे से मिलकर ही होती है और वो बनता है वाक्य। इस तरह से वाक्य में हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए हम जो सेंटेंस बनाते हैं, जो वाक्य बनाते हैं, वो शब्द पदों से मिलकर ही बनाते हैं। और पद जब इसमें बंधकर एक पूरा सेंटेंस बना लेता है, वाक्य बना लेता है, तो वाक्य रचना होती है। यहाँ तक वाक्य की आपने देखा भाषा की इकाइयां हैं और ये हमने पढ़ा है। इसी हिसाब से हम इस इकाइयों को खत्म कर रहे हैं और ये आपका भाषा का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगली जो श्रृंखला में हम पढ़ेंगे व्याकरण। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।